चलिए, सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह 8 बजे हम लोग मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। इतने सुबह सुबह आप जगे हुए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कौन कौन से लोग आ गए हैं, जरा उनका नाम पढ़ लेता हूं मैं। एक बार नाम पढ़ूंगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आइए, सबसे पहले कौन जुड़े हैं, तो अभिषेक कुमार जी सबसे पहले जुड़े हैं। अभी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभिषेक कुमार जी सबसे पहले जुड़े हैं। तो सबसे पहले आए हैं अभिषेक बाबू। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। उसके बाद आए हैं सिद्धांत जी, सिद्धांत के बाद आए हैं अन्नू कुमारी, आदित्य प्रकाश, बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। भारती भी आ गई हैं, प्लस की स्टूडेंट है हमारी। बहुत लोगों को शायद अभी नींद नहीं खुली होगी, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग क्लास के लिए लाइव हो चुके हैं। तो लोगों को जुड़ने दीजिए, और भी लोग जैसे जैसे जुड़ जाते हैं फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो अभी नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों को नहीं गया होगा, अभी मुझे लगता है नोटिफिकेशन नहीं गया है। फिर भी आज से एक नई शुरुआत हो रही है, समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और आज से हम लोग एक नया पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब वैसे सभी लोग जो बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वैसे सभी लोग जो बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या जो आने वाला सचिवालय का एग्जाम है, जो आने वाला सचिवालय, अभी सचिवालय की वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है। तो आने वाले सचिवालय के एग्जाम्स जो आ रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जितने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, ये 3 एग्जाम्स को हमने फोकस करके रखा है। और अभी यूपीपीसीएस की वैकेंसी आई है, यूपीपीएससी की वैकेंसी आई है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आई है। तो यूपीपीएससीएस के एग्जाम्स को भी हम ध्यान में रखेंगे। मतलब वैसे सभी बिहार के बच्चे जो यूपीपीएससीएस का फॉर्म भर रहे हैं या जिन्हें बिहार एसआई का मेंस देना है, जिन्हें बिहार एसआई का मेंस देना है, या अभी आने वाले सचिवालय सहायक का फॉर्म भरना है, या बीपीएससी 66 देना है, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आज से हमने एक नई सीरीज जो शुरू की है, इसके अंदर में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। इस सीरीज के अंदर में आपको मिलेंगे मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा हिस्ट्री से, आपको क्वेश्चन मिलेगा पॉलिटी से, आपको क्वेश्चन मिलेगा करंट अफेयर से, आपको क्वेश्चन मिलेगा इकोनॉमिक्स से, आपको क्वेश्चन मिलेगा जियोग्राफी से, मतलब जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेगा साइंस से, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन मिलेगा स्पोर्ट्स से। तो जितने भी ये सेगमेंट्स हैं, इन सारे सेगमेंट्स को हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या करंट अफेयर्स हो या इकोनॉमिक्स हो या जनरल साइंस हो या ज्योग्राफी हो या साइंस हो या स्पोर्ट्स हो। मतलब कुल मिला के ये एक तरह का पूरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो फटाफट चलेगा। आज चूंकि पहला दिन है इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए आज थोड़ा धीरे चलेगा, लेकिन जैसे ही कल और परसों से मैं आऊंगा और 2 मिनट के अंदर में क्लास शुरू हो जाएगी, मेरे आने के 2 मिनट के अंदर में क्लास शुरू हो जाएगी और हम लोग टारगेट करेंगे कि 1 घंटे के अंदर में कम से कम 50 क्वेश्चन करें। 1 घंटे के अंदर में हमारा टारगेट होगा कि 1 आवर के अंदर में 1 आवर के अंदर में 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन हम लोग करें। 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करें। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ करंट अफेयर्स भी डेली दे दिया करूंगा। जैसे आज मैंने करंट अफेयर्स लगाया है, जैसे आज मैंने क्वेश्चन में करंट अफेयर्स लगाया है कि आपको डेली के डेली इस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार एसआई बीपीएससी के एग्जाम के लिए या बिहार एसआई मेंस के लिए, बीपीएससी के लिए या यूपीपीएससी के लिए या जेपीएससी, आने वाले जेपीएससी एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हम लोग डायरेक्टली करंट अफेयर्स की यहां बात करेंगे। मतलब सीधे सीधे ऐसे करंट अफेयर्स को मैं इसमें स्लाइड में लगा दूंगा जिनको पढ़ने से आपको एग्जाम्स के अंदर में, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, इन एग्जाम्स के अंदर में आपको फायदा हो। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को शुरू किया जाए। करें क्लास शुरू। क्लास को शुरू किया जाए तो फटाफट 151 लाइकों की या 51 लाइकों की फटाफट सलामी दे दी जाए और फटाफट क्लास को करते हैं शुरू। तो बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग, आशुतोष जी आ गए हैं, कन्हैया कश्यप, रजक आ गए हैं, बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं, अशोक जी आ चुके हैं, नेहा कश्यप आ गई हैं, अमोद आए हैं, जितेंद्र यादव आए हैं, राजू आए हैं, अभिषेक पाठक आए हैं, मनीष जी आए हैं, सोनल उज्जैन आ गई हैं, कोमल सिंह आई हैं, राज यादव प्लस के हैं, मनीषा प्लस की हैं, आरती प्रजापति, राहुल कृष्णु, जयंती, पिगी चॉप्स, तो बहुत सारे लोग आ गए, मुकेश शर्मा, मोना हमारी प्लस की स्टूडेंट हैं,
तो बहुत सारे लोग प्लस वाले भी आ गए हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं फटाफट। ये रहा पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्य में या केंद्र शासित प्रदेशों में है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शंस इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या कि जैसे एक हाई कोर्ट हो गया पटना हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट सिर्फ बिहार के लिए नहीं होता है, हो सकता है कि एक हाई कोर्ट किसी और स्टेट को भी मतलब ऑर्डर देता हो। तो वैसे कौन से हाई कोर्ट है इन ऑप्शंस के अंदर में जो एक से ज्यादा क्षेत्र के अंदर में फॉलो कर रहे हैं। तो चार ऑप्शंस हैं, दिल्ली, इलाहाबाद, गुवाहाटी और इनमें से कोई नहीं। फटाफट पोलिंग लगाता हूं, 1 2 3। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए फटाफट, आज से कंपटीशन फिर से बढ़ाना है। बहुत सारे लोग जल्दी जुड़ रहे हैं, अभी फटाफट आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट है जुरिडिक्शन इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्यों और कार्य केंद्र शासित प्रदेशों में है। आपको ऑप्शंस लगा दिए गए हैं, दिल्ली, इलाहाबाद, गुवाहाटी और नन ऑफ दी। चार ऑप्शन है, फटाफट। सबसे पहला आंसर किसका आया है? सिद्धांत का आया है सबसे पहले। अमोद नंबर 2 पे, मिथुन नंबर 3 पे, रामलाल प्रसाद मौर्य जी 4 पे, मनीष 5 पे, भारती चंद्रा का भी आंसर सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। आपको पता होना चाहिए कि एक हाई कोर्ट आर्टिकल 231 के अंदर में जो मैं डिस्कशन करा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 231 क्योंकि पूछ सकता है आर्टिकल की, तो अनुच्छेद 231 के अंदर में बिल्कुल चल रही है, प्लस में चल रही है। अनुच्छेद 231 के अंदर में ये मेंशन है कि एक हाईकोर्ट एक से ज्यादा मोर देन वन स्टेट में रूल कर सकता है। और ऐसे अभी भारत के अंदर में 6 हाईकोर्ट ऐसे हैं। कितने हाईकोर्ट हैं भैया? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। 6 हाईकोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, जिसके जो एक से ज्यादा राज्यों को या एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरीज को, राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को मिला के कैटर करता है। उसमें कौन कौन से हैं अगर कोई आपसे नाम पूछ दे तो मैं आपको बताता हूं। चेन्नई के अलावा एर्नाकुलम के अलावा गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई। चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, एर्नाकुलम। तो ये मैंने नाम लिख दिए। ये सारे लोग क्या है? ये सारे एक से ज्यादा स्टेट को कैटर करते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। और चंडीगढ़ एक है, चंडीगढ़ जो पंजाब को भी करता है और हरियाणा को भी करता है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 231 के अंदर में ये मेंशन किया गया है कि एक हाईकोर्ट एक से ज्यादा स्टेट को कर सकता है कैरी। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस्ड फार्मिंग कहते हैं। सीढ़ीदार खेती ऐसी होती है, ऐसी खेती की जाती है, आप देखते होंगे फिल्मों में ऐसे एकदम पूरा स्लोप रहता है और उसके अंदर खेती की जाती है। किन एरियाज में की जाती है? शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ियों में, पर्वत चोटियों में और रूफ टॉप पे। एरिड रीजन में, हिल्स में, माउंटेन पीक पे और रूफ टॉप पे। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी में लगा रहा हूं पोलिंग 1 2 3। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्या होगा? तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर गलत भी है, बहुत सारे लोगों का आंसर सही भी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। लोग कब फंसेंगे मुझे पता है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल देखिए, जो एरिड रीजन होते हैं, यानी शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहां पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती कहने का मतलब क्या है कि ये जो सीढ़ीदार खेती होती है, इस खेती के अंदर में, जो सीढ़ीदार खेती होती है, इस खेती के अंदर में यहाँ पे जो भी इनका ढलान का जो हाइट होता है, उस हाइट को हम लोग क्या करते हैं? कट करते हैं। तो ढलान के हाइट को लोग कट करके, छोटा करके, यहाँ पे जो मिट्टी होती है यानी जिसको हम लोग मृदा कहते हैं, मृदा का ख्याल रखते हैं। और मृदा का जो शुष्क होता है, मतलब क्या कि उसको मॉइस्चर जो कहते हैं, जो मॉइस्चर होता है सॉइल का, उस मॉइस्चर का भी ख्याल रखा जाता है। तो ये पहाड़ के जो है ढलानों पर होता है और बेसिकली ये शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, एरिड रीजन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारों को आगे बढ़ाया था? विच प्राइम मिनिस्टर हैज कैरी फॉरवर्डेड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म? फटाफट आंसर कीजिएगा, टाइम बहुत कम है आज हम लोगों के पास। विच प्राइम मिनिस्टर कैरीड फॉरवर्ड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म? किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारों को आगे बढ़ाया था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। चार ऑप्शन है, आइडिया ऑफ सोशलिज्म बताना है। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। पोलिंग लगा दिया है मैंने, फटाफट आंसर कीजिए। बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ भी रहा है। आदित्य प्रकाश का करेक्ट है, रामलाल प्रसाद मौर्य जी, संभवी, पूजा कुमारी, आदर्श। बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट है, आदर्श कुमार का भी करेक्ट है, अन्नू, रोशन झा, रजक, श्रीकांत, संजीत कुमार। बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट है।
तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट भी है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो खत्म हो चुका है समय, समय हो चुका है खत्म। तो करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो समाजवादी विचारा से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने ही आइडिया ऑफ सोशलिज्म, जिसको हम समाजवाद की विचारधारा कहते हैं, सोशलिज्म को बहुत आगे बढ़ाया। सोशलिज्म के सबसे बड़े पुजारक जो कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, आप बताइए। सोशलिज्म के सबसे बड़े जो प्रवक्ता हैं, जो वक्ता हैं, जिन्होंने उस विचारधारा को सबसे आगे लेके गए, वो कौन थे? समाजवाद की विचारधारा को ले जाने वाले कौन थे, सबसे आगे ले जाने वाले? कमेंट करके जरूर बताइएगा। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो थे, राम मनोहर लोहिया को समाजवादी विचारधारा का सबसे प्रखर नेता माना जाता है। उन्होंने ही समाजवाद की विचारधारा जयप्रकाश नारायण बाद में थे, राम मनोहर लोहिया उनसे पहले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति। आपको पता होना चाहिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर में। तो आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष से शुरू हुई, किस साल फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति से 3 सवाल बनते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, फ्रांसीसी क्रांति जब शुरू हुई उस समय रूलर कौन था, और फ्रांसीसी क्रांति से सबसे जो बड़े नेता के रूप में जो सबसे प्रखर प्रसिद्ध व्यक्ति जो बाहर आया वो कौन था। तीनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। 1770, 1788, 1789, 1750। इन विच ईयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन। मैंने पोलिंग लगा दी है 1 2 3। तो बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया। अन्नू गुप्ता, अन्नू गुप्ता है नंबर 1 पे। अन्नू गुप्ता का आंसर आया सबसे पहले। गौतम कुमार गढ़ेवाल 2 नंबर पे हैं, अन्नू कुमारी 3 नंबर पे हैं। उसके बाद रामलाल प्रसाद मौर्य जी, अमर जी, भारती चंद्रा, मनीष संभवी, मनोज फ्रॉम देवास, सुधीर दुबे, मनीष गुप्ता, सोनम, प्रदीप, कन्हैया, मुकेश, सुमन, पीएन शुक्ला, दीपा, आदित्य, सुषमा, कोमल, अमोद, राजशेखर, सिद्धांत, रोशन, रजक, अमित, नीरज, संजीत। बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, किस साल में हुई थी। मैंने बताया कि फ्रांसीसी क्रांति हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1789 के अंदर में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1789 के अंदर में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1789 के अंदर में। किसके कार्यकाल के अंदर हुई थी? तो किंग लुइस कार्यकाल में हुई थी। 16 किंग लुइस 16 के कार्यकाल में हुई थी। यस, लुइस 16 के कार्यकाल में हुई थी। और तीसरी बात, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस क्रांति से एक नेता सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, उस नेता का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है यहीं से निकले थे। नेपोलियन बोनापार्ट यहीं से निकले थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है इसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से बाहर हुए थे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि नेपोलियन बोनापार्ट को क्रांति पुत्र कहा जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता था? क्रांति पुत्र कहा जाता था। क्रांति पुत्र। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहते थे हम लोग? क्रांति पुत्र कहते थे। तो चार क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1789। उसके बाद किसके कार्यकाल में हुई? तो लुइस 16। कौन यहां से सबसे ज्यादा उभर के निकला? तो नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट को ही क्रांति पुत्र कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर सवाल आता है कि क्रांति पुत्र किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि मुद्रा के संबंध में मुद्रा के घटाव को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि मुद्रा के घटाव, जब भी करेंसी का वैल्यू घट जाता है तो क्या कहते हैं हम लोग? बहुत इजी है, घटने से ही डायरेक्ट दिख रहा है। 4 ऑप्शन है: अवमूल्यन, पुनः मूल्यांकन, कम मूल्यांकन, ऋणात्मक इवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, लो रेटिंग और निगेटिव इवैल्यूएशन। जब करेंसी का प्राइस गिरता है तो इसको क्या कहते हैं? 1 2 3। फटाफट लगा दिया मैंने पोलिंग। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फास्ट कीजिए, फास्ट फास्ट एकदम, टाइम नहीं लेना है। सिद्धांत श्रीवास्तव है नंबर 1 पे, 0.5 सेकंड। भैया कैसे कर लेते हो यार इतना जल्दी? 0.5 में सिद्धांत है। दीपक त्रिवेदी नंबर 2 पे है, दीपक आ चुके हैं वापस। मनीषा कुमारी 3 पे हैं, आरती प्रजापति, संभवी, राज यादव, रामलाल, सुजीत मिश्रा, कन्हैया, अमित, मिथुन, मुकेश, मनीष, आदित्य, सुधीर, पीएन शुक्ला, भारती, जितेंद्र, बहुत सारे लोग, सुषमा, आशुतोष, संजीत, मनोज, तारा, जयंती, अन्नू, रजक, संजीव, रमन राज। रमन राज ने आते आते लगाया है छक्का भैया, आते आते सिक्सर दिया है रमन ने। तो आपको बताना है कि वैल्यूएशन जब गिर जाता है तो आसान सी बात है, अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? लोगों का परचेजिंग पावर क्या हो जाता है? गिर जाता है। परचेजिंग पावर कंट्री का क्या होता है? डाउनफॉल पे आ जाता है और पैसे का वैल्यू मतलब रुपया कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट, ये अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट हैं, इसको बाद में आप पढ़िएगा। अभी फिलहाल इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन,
राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, अस्थायी निकाय है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन है और बिना स्पीकर वाला सीन है। तो 4 ऑप्शन आपके पास लगाए हैं। राज्यसभा की बात हो रही है, हमारे पास 2 हाउसेस हैं, अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस। अपर हाउसेस को राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउसेस को लोकसभा कहते हैं। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। फटाफट है। सिद्धांत भाई 0.5 में आ गए हैं, फिर से सिद्धांत 0.5 में। अन्नू गुप्ता 0.8, अन्नू सेकंड पे ही रह रही हैं। अन्नू, गौतम कुमार गढ़ेरा, रमन राज, तारा, पीयूष, आशुतोष, ममता, जयंती, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। राज, संजीव, पीएन शुक्ला, मिथुन, दीपा, निशी, फर्नांडिस, पम्मी कुमारी, पम्मी ने आते आते लगाया है शिक्षर भैया। तो राज्यसभा के बारे में आपको बताना है कि राज्यसभा के बारे में आपको बताना है कि राज्यसभा क्या है। ये एक परमानेंट बॉडी है, ये एक टेम्पोररी बॉडी है, ये प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं या सीन विदाउट स्पीकर है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये है क्या, बेसिकली ये है क्या। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है ये है क्या। 2 मिनट के लिए सिर्फ रुक जाइएगा, 2 मिनट के लिए सिर्फ रुक जाइएगा, बस 2 मिनट। 1 मिनट सिर्फ लाइन पे रहिए, मैं 2 मिनट एक सेटिंग चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। ये रहा कंट्रोल ए और ये रहा कंट्रोल बी। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा के बारे में पूछा गया था कि राज्यसभा है क्या। तो राज्यसभा एक स्थायी निकाय है या अस्थायी है या प्रधान। तो मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर होगा स्थायी। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। इसका जो कार्यकाल होता है, वो कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। 6 ईयर का कार्यकाल होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और एक्स ऑफिशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एक्स ऑफिशियो को कहते हैं पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि इसके पदेन अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना होगा कि इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। एक और सवाल यहां से पूछा जा सकता है, वो सवाल बड़ा सिंपल सा है कि कितने साल में मेंबर रिटायर करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसके जो है ना, इसके सदस्य जो है 1/3 सदस्य, ध्यान रखिएगा कौन से सदस्य, 1/3, 1/3, 1/3 सदस्य कितने साल में, जरा कमेंट करके बताइए मुझे कितने साल में रिटायर करते हैं 1/3 सदस्य। फटाफट सभी लोग कमेंट कीजिए, 1/3 सदस्य कितने साल में रिटायर करते हैं। आपको ये बताना है कि 1/3 सदस्य जो है कितने साल में रिटायर करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, बिल्कुल करेक्ट, 2 ईयर्स। वाह वाह मेरे शेर। 2 साल के अंदर राज्यसभा के मेंबर जो है 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर जो है ये हो जाता है। आप मुझे बता सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के अंदर में? बिल्कुल करेक्ट, राज्यसभा के अंदर में 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। 12 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के अंदर में नॉमिनेट किए जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन यहां से निकला। राज्यसभा क्या है? तो एक स्थायी निकाय है। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, एक कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, मतलब 6 वर्षों के बाद मेंबर बदलते हैं। इसके चेयरमैन यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। 2 साल के ऊपर, प्रत्येक 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर क्या होता है? चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे लवणीय सागर मतलब सलाइन, मोस्ट सलाइन ओशियन किसको कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा सलाइन ओशियन किसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और मृत सागर, जिसको हम लोग डेड सी कहते हैं। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। लगाइए पोलिंग, फटाफट कमेंट करें, क्लिक कीजिए, एबीसीडी के ऊपर क्लिक कीजिए। सिद्धांत भाई का आंसर सबसे पहले आया है, सिद्धांत सबसे पहले हैं। सिद्धांत के बाद राहुल, कृष्णा। कंपटीशन टफ होते जा रहा है भैया। सिद्धांत, राहुल, अन्नू, अमोद, राज, आदित्य, पायल, कन्हैया, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। सलमा, नाज, पीयूष, रंजन, राजीव, नीरज, संजीत, तारा, दीपा, अनु, ममता, पिगी, कोमल, मनीषा, सुषमा, हिमांशु शेखर का भी करेक्ट है। राजशेखर, शिवानी, नेहा कश्यप, सुमन ठाकुर, मनोज, अमर, मोना भी नई स्टूडेंट है, पूजा, सोनम, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा सलाइन इसको मृत सागर को यानी डेड सी को कहा जाता है। अगर हम डेड सी की बात करें तो डेड सी किस तरफ है? तो इजराइल एक तरफ है और एक तरफ जॉर्डन है। इसके ईस्ट में इजराइल और जॉर्डन है। मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे इजराइल और जॉर्डन है और यहां से ये डेड सी गुजरता है, यहां से ये डेड सी गुजरता है इजराइल और जॉर्डन के इस तरफ से। इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ आप देखेंगे इधर वेस्ट सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत सागर यानी डेड सी। नेक्स्ट, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए? मतलब आपको बताना है कि समुद्र मतलब जो पृथ्वी का टोटल एरिया है उसका कितने प्रतिशत भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर कौन है? समुद्र है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए मुझे? 50%, 60%, 70% या 80%? ऑप्शन लगा रहा हूं, 1 1 2 3।
1 2 3 बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। आपको बताना है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज सराउंडेड बाई वाटर होना चाहिए। यहाँ पे बाई वाटर, पानी से कितना प्रतिशत घिरा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है अमोद है, इस बार अमोद है सबसे पहले। अमोद, सौरभ एस नंबर 2 पे है, दीपक त्रिवेदी, सुजीत मिश्रा, आरती, चंचल, मनीष, बहुत सारे लोग करेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली पूछा है मैंने, यहाँ पे देखो ऊपर में अप्रोक्सीमेटली लगा हुआ है, लगभग, यस लगभग लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 70%। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की कुल भाग में 70% पानी है तो टोटल 71.2%, 71.2% है पानी, लेकिन 71.2% पानी है, लेकिन आपको एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है। हाउ लॉन्ग डज एन अर्थ रोटेट इन एन आवर? 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री देशांतर घूमती है? 12, 15, 18, 20। 4 ऑप्शन है। 1, 1 सेकंड पोलिंग गलत लग गई है, 1 सेकंड पोलिंग गलत लग गई है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 20 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 1 क्वेश्चन मैंने आंसर लगा दिया है, फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन का क्या होगा। 12 डिग्री, 15 डिग्री, कितने डिग्री देशांतर घूमती है? तो बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। सिद्धांत सबसे पहले है 0.6 सेकंड में, राहुल 2 नंबर पे 0.8, अनु 0.9, मिथुन, पीएन शुक्ला, राज, मनीष, सतीश, आर्थिक, दीपक, आदित्य, मुकेश, अनु, प्रदीप, नीरज, अनुराधा, जितेंद्र, मनीष, मोना, मनोज फ्रॉम देवास, अमर, पायल, सुजीत, आशुतोष, संभवी, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे फर्स्ट में ले डूबे। कोई बात नहीं मेरे भाई राहुल कृष्ण। अब सबसे इंपॉर्टेंट 1,12,653, 1,12,653, ये आपको पृथ्वी का स्पीड है 1,12,653 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा की बात करें तो 1,12,653 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पृथ्वी घूमती है। और ये कितना डिग्री घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। तीसरा क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है कि किस डायरेक्शन में घूमती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। वेस्ट टू ईस्ट मतलब क्या? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से कहां घूमती है? पूरब की ओर घूमती है। तो 3 क्वेश्चन। पीयूष शर्मा जी, आपका भी नाम ले लिया भाई, मेरे मोहब्बत है आपसे। पीयूष शर्मा की जय हो, बोलिए बाबा पीयूष की जय हो। चलिए, भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में है? फटाफट करते हैं क्वेश्चन, बहुत कम टाइम है हमारे पास। भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया है? टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एमसीक्यूज में जितना कम समय मिलेगा उतना बढ़िया होता है। भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक के सबसे आसान सवाल है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फ्रॉम विच डेट द पार्टीशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट? मतलब भारत कब आजाद हुआ? इनडायरेक्ट वे से पोलिंग लगा दिया है मैंने, पोलिंग लगा दिया। फटाफट आंसर कीजिए। अनुराधा आ गई है, अनुराधा बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराधा आ गई है, बहुत स्वागत है अनुराधा। लव कुमार जी आ गए हैं, बहुत स्वागत है लव कुमार भाई। वर्षा शरण आई है, अमन राज, ब्रजेश, राजन राम, अभिषेक कुमार, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो इसमें भी लोगों ने गलती कर दी। अरे भैया, भारत कब आजाद हुआ था? सिद्धांत का सबसे पहले आया है, राज यादव नंबर 2 पे है, सुजीत मिश्रा 3 पे, सोनल 4 पे, पीगी चॉप्स 5, अमोद, संभवी, अनुराधा, मनीष फ्रॉम देवास, मनीष गुप्ता, कन्हैया, हिमांशु, दीपक, प्रदीप, अमर, भारती चंद्रा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। त्रिलोचन पासवान जी, आपको जय हिंद भाई। पंखुड़ी सिंह आ चुके हैं, पंखुड़ी जय हिंद आपको। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आज से ना आग लगा देंगे हम और आप मिलकर। प्रतिदिन बीपीएससी एग्जाम होने के पहले लगभग 8,000 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने का टारगेट लेते हैं। जब तक बीपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाएगा, डेली मिलेगा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन किए बिना घर नहीं जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, करेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 15 अगस्त। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वैदिक काल में ब्राह्मणों के देवता कौन थे? अग्नि, सोम, वरुण, इंद्र। अग्नि, यहाँ पे सोम का मंडे, वरुण और इंद्र। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3। कोई बात नहीं त्रिलोचन भाई, कल से सुबह 8 बजे एकदम हाजिर हो जाना है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुराधा का आया है सबसे पहले। चंचल तेजस्वी वापस आ चुके हैं। चंचल का नंबर 2 पे, आरती 3 पे, पायल 4 पे, रामलाल 5 पे, सुमन 6 पे, अनुज 7, भारती चंद्रा, नेहा, बहुत सारे लोगों का, मिथुन, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के आपके इसको।
तो चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंद्र। आपको पता होना चाहिए कि इंद्र को विश्व का देवता कहा जाता है। इंद्र को किसको कहा जाता है? विश्व का देवता। इंद्र को विश्व का देवता कहा जाता है। उसके अलावा इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर। पूरे इस पूरे विश्व का रक्षा करने वाला कौन? इंद्र। तो उस समय इंद्र जो है आज से 250 साल पहले, आज से कितने साल पहले? बहुत ऋग्वेद के समय में, ये बात कब है? ऋग्वेद की बात है। ये ऋग्वेद का टाइम था। ऋग्वेद के टाइम में आपको पता होना चाहिए देवता कौन माने जाते थे? तो इंद्र माने जाते थे। रैंक दिखा देता हूं, ये बेनिफिट्स हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना का डिस्काउंट मिलेगा? 10% का। भाई मेरे, अगर आपको अब लग रहा है कि आपके मन लाइक क्विज हो रहा है तो शेयर मेरा हक बनता है, ठोक के शेयर कीजिए, आग लगा देंगे। नेक्स्ट, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गोल्डन हैंड शेक बहुत फेमस हुआ था, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। विदेशी कंपनियों को आमंत्रण, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में उपक्रम की स्थापना और शैक्षिक स्वेयानिवृत्ति, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। 4 ऑप्शन लगाए गए हैं। फटाफट पोलिंग लगा रहा हूं। 1 2 3। श्वेता आई है, श्वेता, सायरा अंसारी, गौतम कुमार, जय हिंद भाई सबको। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इजी है, एक लाइन में आपको बताना है। गोल्डन हैंड स्कीम, गोल्डन हैंड स्कीम कब लाया गया है? तो बहुत सारे लोगों के करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। तो गोल्डन हैंड स्कीम बताना है आपको, कब लाया गया है, क्यों लाया गया है गोल्डन हैंड शेक स्कीम। चलिए तो एक बार लीडर बोर्ड दिखा देता हूं मैं। सबसे ऊपर चल रहे हैं रामलाल प्रसाद मौर्य जी, शाबाश। सिद्धांत नंबर 2 पे, अमर जी नंबर 3 पे, कन्हैया 4 पे, मनीष 5 पे, आदित्य 6 पे, सुमन 7 पे। बहुत सारे लोगों का आंसर है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। मतलब क्या? वॉलेंट्री रिटायरमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट से, मतलब गोल्डन हैंड शेक स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। डेल्टा का निर्माण है, होता है जब नदी के मुहाने पर। आपको बताना है कि डेल्टा का निर्माण कब होता है? व्हेन अ डेल्टा इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, व्हेन द रिवर फ्लोज फास्ट। नदी बहुत तेजी से बहता है। रिवर फ्लो इज वीक, नदी निर्बल होता है, कमजोर होता है। सी टाइड्स आर स्ट्रॉन्ग, समुद्री ज्वार प्रबल होते हैं। और सी टाइड्स आर वीक, समुद्री ज्वार निर्मल होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, ABCD। लगाइए पोलिंग। तो बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। शुभ्रा त्रिपाठी सबसे ऊपर है, शुभ्रा। सतीश कौशिक नंबर 2 पे, सुजीत मिश्रा 3 पे चल रहे हैं। सुजीत मिश्रा चल रहे हैं 3 पे, अन्नू 4 पे, मनीष जी 5 पे, आदित्य 6 पे, राजशेखर 7 पे, मनीष गुप्ता 8 पे, मुकेश शर्मा 9 पे, पायल 10 पे, चंचल, रोमन, पंखुड़ी, रामलाल, मनोज, अभिषेक, लव, राजू, बहुत सारे लोग हैं। बहुत शुक्रिया भाई सपोर्ट के लिए। चमन कश्यप जी आए हैं। चमन भाई जय हिंद आपको। फटाफट देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए डेल्टा का निर्माण जब ही होता है, इसमें दोनों सही है। बी ऑप्शन भी करेक्ट है और डी ऑप्शन भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट आपको देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? रिवर फ्लो इज वीक। रिवर फ्लो जब 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 नदी का प्रवाह कमजोर होता है तो क्या होता है? डेल्टा बन जाता है। क्या बन जाता है? डेल्टा। नदी के मुहाने पर क्या हो जाता है? डेल्टा क्रिएट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित किया था? वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर? ध्यान रखिएगा, पहला व्यापारिक केंद्र पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बॉम्बे में, कलकत्ता में, सूरत में, चेन्नई में। इन बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत एंड चेन्नई। 4 ऑप्शन है, ABCD लगाना है आपको। बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने लगा दिया है, तो फटाफट शेयर कर दीजिए थोड़ा, 1-2 इधर उधर। और मजा आ रहा है कि नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। कैसा फील हो रहा है आज से कमबैक हमारा? सिद्धांत श्रीवास्तव है सबसे पहले, सिद्धांत श्रीवास्तव है सबसे पहले। अन्नू गुप्ता नंबर 2 पे, मनीष 3 पे, आदित्य 4 पे, मनीष गुप्ता 5 पे, संभवी 6 पे, अमोद 7 पे। 50 क्वेश्चन किए बिना घर नहीं जाना है। जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें कुछ बताने लायक है क्या? जल्दी नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला व्यापारिक केंद्र कहां था? तो सूरत था। याद कर लीजिएगा, अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक केंद्र, प्रथम व्यापारिक 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 कहां? सूरत, 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 सूरत भैया। मानसून का क्या कारण होता है? आपको बताना है कि मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स।
अर्थ रोटेशन, बादलों की गति, स्पीड्स ऑफ क्लाउड, अर्थ रोटेशन, तापमान में वृद्धि। 4 ऑप्शन है आपके पास, एबीसीडी लगाना है, बताना है कि मानसून के रीजन क्या है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, लगाइए पोलिंग जल्दी। 20 सेकंड के अंदर पोलिंग खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा 20 सेकंड में पोलिंग साफ करेंगे। 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा, 30 भी नहीं दूंगा मैं। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आया। सिद्धांत भाई का आंसर सबसे पहले आया, दीपक त्रिवेदी नंबर 2 पे, मनीषा 3 पे, मनीष 4 पे। बहुत लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। द रीजन फॉर मानसून पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मानसून का कारण क्या है। मानसून का कारण क्या है आपको बताना है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, अर्थ रोटेशन, स्पीड ऑफ क्लाउड, इंक्रीज इन टेम्परेचर। 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं कि मानसून का कारण क्या है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को पता है, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। जैसे जैसे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होते हैं वैसे वैसे मानसून। अगर ये भारत है तो आपको पता है मानसून ऐसे एक मानसून जाता है, इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आपको सिर्फ रीजन पता होना चाहिए कि हवाओं का मौसमी उत्क्रमण एक रीजन होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड मानसून का कारण होता है। नेक्स्ट, रजनीश कुमार राज जी आए, भाई जय हिंद आपको। नेक्स्ट, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बौद्धों का सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट स्तूपा कहां पर है। सांची में है, सारनाथ में है, अमरावती में है, बोध गया में है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी लगाइए। इन सांची का स्पेलिंग गलत हो गया, साटची हो गया, ऐसे ये सांची हो जाएगा। सांची, सारनाथ, अमरावती और बोध गया, 4 ऑप्शन है, लगाइए पोलिंग। फटाफट क्लिक कीजिए आंसर के ऊपर। एबीसीडी आपके स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एबीसीडी दिख रहा होगा इस एरिया में। तो बताइए फटाफट कि करेक्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोगों का आंसर आने लगा है, अमोद, पंखुड़ी, बहुत सारे लोगों का आंसर होना आने लगा है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा मैं बताता हूं आपको। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये हुआ पोलिंग का टाइम खत्म। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सारनाथ। आपको पता होना चाहिए कि सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास है। तो सारनाथ कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में है। इसके ऊपर, इस स्तूप के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बोध गया नहीं, सारनाथ होगा। और स्तूप के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो स्तूप के ऊपर दंड का विधान लिखा हुआ है, दंड विधान लिखा हुआ है। वैसे सभी लोग जो बौद्ध धर्म के अंदर में कुछ परेशानी क्रिएट करते हैं या उसमें बौद्ध धर्म के अंदर में फूट डालने की कोशिश करते हैं, तो फूट डालने वाले लोगों के लिए सारनाथ के स्तूप के ऊपर दंड का विधान लिखा हुआ है, उन्हें क्या दंड दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कलहारी डिजर्ट कहां पे है आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कलहारी रेगिस्तान कहां स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी मैक्सिको में, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में। 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। लगा रहा हूं पोलिंग, 1 2 3। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों का आंसर आने लगा है, बहुत सारे लोगों का। सिद्धांत सबसे पहले है, मिथुन खुशी नंबर 2 पे, पायल 3 पे, राज जी 4 पे, लव 5 पे, सुमन, सुजीत मिश्रा, भारती, अभिषेक, मोना का भी करेक्ट है, रजनीश, अमित, निशी, राजीव, अभिषेक, जितेंद्र, दीपक, संजीत, सुषमा, कन्हैया, राज, पिकी चौप, सौरभ, रंजन, नाग, कोमल, अनुराधा, तारा, त्रिलोचन, रजक, रामलाल, पीयूष, गौतम, अन्नू, गौतम, राजन, रोशन, राहुल, सुरभि, सलमा, सुधीर, बहुत सारे, पीएन शुक्ला, बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। आपको बताना है कि क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। आपको बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस रेगिस्तान है कालाहारी। कालाहारी डेजर्ट जो है ना, बहुत फेमस है कालाहारी। लाइव में अभी 80 लोग हैं मेरे भाई, 80 लोग हैं, बढ़ाइए इसको, 100 ले जाइए, 20 लोगों और चाहिए मुझे, फटाफट शेयर कीजिए। कलहारी जो है, कालाहारी इसका करेक्ट आंसर होगा। यस, बोट्सवाना में। ये बेनिफिट्स है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो शशि शरण के कोड का इस्तेमाल करें और 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, 4 ऑप्शन है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, एबीसीडी, पोलिंग लगा रहा हूं, 1 2 3। रिचा आ गई है, रिचा स्वागत है आपका। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करता है। निहाल चंद्रा आ चुके हैं, 82 हो चुका है, 100 पार कराइए भैया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए
एक मिनरल ईयर बुक आती है। कौन सी बुक? मिनरल ईयर बुक। ये प्रत्येक साल भारत सरकार जारी करती है। जैसे इंडिया ईयर बुक आती है, वैसे ही एक मिनरल ईयर बुक आती है जिसमें बताया जाता है कि कौन सा मिनरल कहां हो रहा है। तो मिनरल ईयर बुक के अंदर में सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़। है कहां पे? छत्तीसगढ़ में। चूंकि छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आंसर क्या होगा? झारखंड होगा। इसीलिए रंग काला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मैंने करंट अफेयर्स लगाया है, 10 सेकंड का टाइम लूंगा, पढ़ लीजिए। एक आपको पता होगा कि जितने जो लोग डॉक्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं उनके लिए महामारी रोग संशोधन अध्यादेश लाया है सरकार। इसमें सिर्फ दो इंपॉर्टेंट बात है। पहला कि जो लोग स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर हमला करेंगे उन्हें 3 महीना से 5 साल कैद की सजा होगी। मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम 5 साल। और पेनाल्टी होगा 50,000 से 2 लाख रुपए तक। और बहुत ज्यादा गंभीर मामला होगा, अगर सीरियस मामला होगा तो न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। और जो फाइन होगा वो 1 लाख से 5 लाख के अंदर में होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इनको जो है 30 दिन के अंदर इनके प्रोसीडिंग को क्या कर देना है? पूरा कर देना है। 30 दिन के अंदर प्रोसीडिंग को पूरा कर देना है। और इसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो कितना? 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी करंट की बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट, कौन सा, बहुत सारे लोग जुड़ गए, आदित्य राज, पंकज, माई हार्ट बीट, नयन जी, सभी लोगों का स्वागत है। कौन सा वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग जब कम हो जाती है तब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, उस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज व्हेन द कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज। जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, मतलब आपकी इनकम जब बढ़ने लगेगी तो उस प्रोडक्ट का डिमांड जो है घटने लगता है। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेबलन, कॉमन, अदर थिंग, गुड क्वालिटी। 4 ऑप्शन है। 10 सेकंड, 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। 15 सेकंड में क्लोज कर दूंगा टाइमर को। फटाफट बताइए सबसे पहले आंसर किसका आया? सिद्धांत का आया है। सबसे पहले सिद्धांत का आया। प्रियम दुबे आए हैं, बहुत स्वागत है प्रियम आपका। कोई बात नहीं, निपट गए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो निम्न कोटि की वस्तु, जो भी कमजोर सामान होता है। मान लीजिए आप पैसा बहुत ज्यादा कमाने लगेंगे तो आप नॉर्मल कंपनी का कपड़ा नहीं पहन के बहुत अच्छे कंपनी का कपड़ा पहनेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आपका इनकम बढ़ता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगती है। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रैंकिंग दिखा रहा हूं भाई, बस दिखा रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1 2 3, 1869, 79, 1869, 79, 89, 90। 4 ऑप्शन है, लगाइए। ब्रजेश जी, एबीसीडी नीचे में आ रहा होगा, लाल पट्टी के नीचे ना, उस पर क्लिक करना है। जो लाल पट्टी के नीचे एबीसीडी आ रहा है उस पर क्लिक करना है। चलिए, तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि चाचा नेहरू के कारण ही हम बाल दिवस मनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आया है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सन 1889। याद रखेंगे 14 नवंबर 1889 को, 14 नवंबर 1889 को इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर 1964 तक यही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, लगातार प्रधानमंत्री थे 1947 से लेकर के 1964 तक। नेक्स्ट, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह का समय क्या होगा? ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, जिन लोगों को आता है वो करेक्टली बता पाएंगे कि अगर ग्रीनविच टाइम पर, ग्रीनविच मीडियम पे 12 बज रहे हैं, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो उससे 50 डिग्री जब हम देशांतर जाएंगे, 50 डिग्री ईस्ट जब जाएंगे हम लोग, तो उस पर समय क्या बज रहा होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। 8:40, 3:20, 5 बजे और 12 बजे। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रहा। बहुत बढ़िया, अभिषेक रंजन जी, संदीप कुमार जी, रविशंकर जी, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आपको बताना है कि ग्रीनविच पर यदि 12 बज रहे हैं तो व्हाट विल बी द टाइम एट द प्लेस ऑफ लॉन्गिट्यूड 50 डिग्री ईस्ट। अनुभा भी आ गई हैं, प्लस कोर्स की स्टूडेंट है। अभिषेक भी प्लस कोर्स वाले हैं। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का लीडर बोर्ड में दिखा देता हूं। लीडर बोर्ड का ऑप्शन नहीं आया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोपहर के 3:20, यानी कितना? लगभग क्षेत्रीय 18 तो 200 मिनट, 200 मिनट आगे जाएगा। ये 50 डिग्री पर याद रखेंगे कितना मिनट आगे जाएगा, तो 50 डिग्री पर 200 मिनट आगे जाएगा। 50 डिग्री पर 200 मिनट आगे जाएगा।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सायकाल 3:20 पे, दोपहर में 3:20 पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत विभाजन परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी। आपको बताना है कि घोषणा कब की गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 3 जून और 3 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंटबेटन प्लान के तहत में भारत का विभाजन हुआ और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। बहुत लोग निपटेंगे इसमें। 1 2 3। तो सौरभ एस है सबसे पहले सौरभ एस है। पोल गलत है सर, नहीं, पोल बिल्कुल सही है मेरे भाई। माउंटबेटन योजना इसी को कहते हैं, माउंटबेटन योजना इसी को कहते हैं। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वॉइसरॉय का चार्ज लिया था। उन्होंने क्या लिया था? वॉइसरॉय का चार्ज लिया था। लॉर्ड माउंटबेटन बने थे वॉइसरॉय, और उन्होंने जब आपसी संबंध हो गया, मुस्लिम लीग और ये लोग जब तैयार हो गए, तो 3 जून 1947 को एक प्लान बनाया जिसका नाम दिया गया माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान। और यही माउंटबेटन प्लान की घोषणा कब की गई? तो 3 जून 1947 को की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में और पाल के समय में। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। ब्रजेश भाई आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है। प्रिया मिश्रा आ गई हैं। प्रिया लेट है लेकिन प्रिया मिश्रा आ चुकी हैं। गोल्डन कुमार सिंह जी लेट है, आ चुके हैं। चलिए, तो राजशेखर, पीएन शुक्ला, अभिषेक, रामलाल, भारती चंद्रा, पम्मी, नयन, सुब्रा, रंजन, सौरभ एस, अमर, पूजा, दीक्षा, अनुराधा, कोमल, अमित, अनुभा प्रिया, अब ऊपर से सिद्धांत, दीपक, गौतम, मनीष, सतीश, कोमल, ममता रानी, ब्रजेश कुमार रॉय, गोल्डन कुमार सिंह ने आते आते दिया है। शिक्षक राधा कृष्ण आ चुके हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सिद्धांत, दीपक त्रिवेदी, गौतम कुमार वर्मा, मनीष, सतीश कौशिक, राज यादव, अमोद, रजनीश, सुजीत कन्हैया। तो आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। यहाँ पे गुप्त लिखना चाहिए, गुप्त। तो गुप्त काल इस क्वेश्चन का। कोई बात नहीं प्रिया, कल से याद कर लीजिए सभी लोग, 8 AM डेली। आज से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक 8 बजे सुबह में कोशिश करेंगे हम लोग प्रतिदिन क्वेश्चन करने का। तो गुप्त काल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के। शशि शरण का अगर आप इस्तेमाल करें आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, 10% का डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, याद रखिएगा, पोर्टुगीज गवर्नर कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन है। मार्टिन अल्फांसो, नीनो डी कुन्हा, अल्फांसो डी अल्बरेको, डी अल्मेडो। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है पुर्तगाली गवर्नर और कौन सा प्रथम। फंसेंगे बहुत लोग इसमें, ये लीजिए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे दिया है लोगों ने, अरे वाह। गौतम कुमार गधेला जी सबसे पहले हैं। गौतम कुमार गधेला सबसे पहले हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? राहुल कृष्ण, पिगी चॉप्स, अमोद, नीरज, पायल, कन्हैया, श्वेता, प्रिया मिश्रा, गोल्डन, पीयूष, अमित, मिथुन, पूजा, गौतम, मुकेश शर्मा, अनुराधा, मनीषा, सुरभि, नेहा, आनंद, लव, जितेंद्र, रमन, राजीव, कोमल, रंजन, अनुभा, भारती चंद्रा, त्रिलोचन पासवान। भाई पोल गलत है सर, पोल गलत नहीं है मेरे भाई। पोल गलत नहीं है। भारत में प्रथम पुर्तगाली, अच्छा प्रथम पुर्तगाली पूछा है तो डी अल्मीडा होगा, सॉरी, डी अल्मीडा हो जाएगा, सुधार कर लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में मनाए जा रहे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का विषय क्या है? आपको बताना है कि वर्ष 2019 में मनाए जा रहे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का क्या है? वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोविजन डे का थीम क्या है? आपको थीम के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। हाँ, उनका सेकंड था। बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। गौतम कुमार गधेला, सायरा अंसारी, मुकेश, ऊपर वाले लोग चेंज भी हो रहे हैं। सौरभ एस, गोल्डन,
सुजीत मिश्रा, अमर, सलमा, प्रिया मिश्रा, भारती, रंजन, सुब्रा, ममता, हर्षिता, सौरभ, पायल, ब्रजेश, जयंती, रामलाल, अनुभा। तो बहुत सारे लोग सही दे रहे हैं और बहुत सारे लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का होगा करेक्ट आंसर, चिल्ड्रन शुड वर्क ऑन ड्रीम्स नॉट ऑन फील्ड। बच्चों की फील्ड में नहीं, सपनों पर काम करना चाहिए, इसका विषय था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? बहुत आसान सवाल है, सब लोग सही कर देंगे मुझे पता है। इन हुज rebellion of 1857 AD did रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी रिवोल्टेड इन ग्वालियर? चार ऑप्शन है, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, बख्त खां। लीजिए पोलिंग, 100% आना चाहिए। सिद्धांत है सबसे पहले 0.5। भाई नरोत्तम तिवारी को मैं बहुत मिस कर रहा हूं, नरोत्तम तिवारी जी रहते थे तो 0.5 के बादशाह थे वो। नानी साहब नहीं, नाना साहब होगा, मिस्टेक है। देखिए उस समय हुआ क्या था कि जब ग्वालियर के महाराजा सिंधिया ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो पहले इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। जब ग्वालियर के राजा उस समय सिंधिया हुआ करते थे, और जब सिंधिया लोगों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, इन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, और जब भाग नहीं लिया तो वहां नाना साहब ने, रानी ने जो है, वहां के रानी ने नाना साहब को पेशवा किया था। नाना साहब कौन थे? वहां के पेशवा हुए थे, क्योंकि उन्होंने, जो सिंधिया परिवार था, उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, इसलिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तात्या तोपे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसकी मृत्यु के बाद से शहीद दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना है, किसकी मृत्यु के बाद से शहीद दिवस मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। चार ऑप्शन है आपके पास, लाल बहादुर, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर आपको लगाना है ABCD। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। बहुत लोगों के क्वेश्चन के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। सिद्धांत है सबसे पहले 0.5, अमर है नंबर 2 पे, गौतम 3 पे, लव 4 पे, पंखुरी 5 पे, मिथुन, रविशंकर, स्वाति परमार आई है। स्वाति जय हिंद आपको। वर्षा कुमारी आई है। वर्षा आपको भी जय हिंद। कल से 8 बजे आइएगा, सुबह में 8 बजे। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1948 को क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, और उसी दिन से इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस में मनाया जाता है महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में शीतकालीन वर्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। एक मैं काम करने वाला हूं बहुत जल्द, अगर टाइम मिला तो बिहार के ऊपर 500 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। बिहार ज्योग्राफी अलग, बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी, बिहार एग्रीकल्चर, बिहार इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, बिहार करंट अफेयर्स। बहुत जल्दी, बस आप ठोक के शांत देते रहिए सुबह 8 बजे रोज। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? मानसूनी हवाओं से, लौटते मानसून से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ABCD। तो मनीष कुमार है इस बार मनीष कुमार है सबसे पहले। सुजीत मिश्रा नंबर 2 पे बने हुए, संभवी 3 पे, मुकेश 4, हिमांशु 5, रजन राम 5, 6, सुब्रा, नेहा, रामलाल, रविशंकर आ चुके हैं वापस, सुब्री, रमन राज, श्वेता, कोमल, भारती, रंजन, अन्नू, सौरभ, ममता, राजू, सायरा अंसारी। बहुत सारे लोगों का पोल रॉन्ग नहीं है मेरे भाई, पोल करेक्ट है। आप कहेंगे डी ऑप्शन कहेंगे आप, लेकिन डी ऑप्शन बहुत लोग कहेंगे, लेकिन डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट नहीं होगा। आप एक बार बुक खोल के देखिएगा। भूमध्य सागर की ओर से जो आने वाले चक्रवात हैं वो कहीं ना कहीं वहां से प्रेशर क्रिएट करते हैं, और डी कभी भी शीतकालीन में नहीं होगा, सही बात है। और जब वो प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वही भारत में लेके आता है शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन होगा। चिरांद की पुरातत्विक स्थल किससे संबंधित है? आपको पता होना चाहिए चिरांद एक जगह है, तो चिरांद का जो पूरा तत्वकालीन संबंध किससे है? मैगोलिथिक से, हड़प्पन से, नियोलिथिक से और गुप्ता पीरियड से। चार करेक्ट ऑप्शन आपके पास लगे रहे हैं, आपको बताना है किस एज से है, ABC।
मजा आ रहा है कि नहीं? यस नो कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए, यस नो करिए जरा। मजा आ रहा है तो बताइए, यस नो करिए फटाफट, थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, 100 बार चढ़ती है फिसलती है, लेकिन उस कभी हताश नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। लड़ते रहिए मेरे दोस्त, सफलता जरूर मिलेगी। लड़ते रहिए, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है अगर आप कलम से मेहनत कर रहे हैं तो। एक बार लीडर बोर्ड दिखा देता हूं आपको। लीडर बोर्ड आपके सामने है। रामलाल प्रसाद मौर्य जी सबसे आगे चल रहे हैं, रंजन जी 2 नंबर पे और मनीष नंबर 3 पर। करेक्ट आंसर होगा नियोलिथिक संस्कृति से। कल मैंने रेस्ट लिया था, थोड़ा आराम चाहिए था मुझे, बहुत दिनों से लगातार पढ़ा रहा था, इसलिए मैंने कल रेस्ट लिया था। नियोलिथिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किसने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन है जीके गोखले, दादाभाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, और पहला गोपाल कृष्ण गोखले है और चौथा है मोतीलाल नेहरू। लगाइए आंसर 1 2 3। विवेक कुमार आ गए हैं, विवेक भाई स्वागत है। दिलीप कुमार जी आ चुके हैं, दिलीप भाई स्वागत है आपका। सभी को जय हिंद मेरा। तो बताना है कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो 1905 में फॉर्म किया गया था, वो किसने फॉर्म किया था? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु कहे, सॉरी दादा भाई ने, अभी आंसर क्यों बता रहा हूं। वाह क्या एंथुसियाज्म है सर, बिल्कुल मेरे भाई रविशंकर, आपने मेरा साथ छोड़ दिया था मेरे भाई, मोहब्बत है आप लोगों से, आई लव यू ऑल। चलिए तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी के ये गुरु माने जाते हैं। किसके गुरु? तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले क्या माने जाते हैं? तो गुरु माने जाते हैं, महात्मा गांधी के गुरु माने जाते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के कोई बताएंगे कि इनके गुरु कौन थे? गोखले राणा डे, गोखले राणा डे, गोखले राणा डे, गोखले राणा डे इनके गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले के। मतलब गोखले राणा डे के शिष्य हुए जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य हुए महात्मा गांधी, और इन्होंने ही सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था। अगला क्वेश्चन, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहां पाए जाते हैं? डुडीसियस फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, डेजर्ट में, कॉन्फियर फॉरेस्ट में। 4 ऑप्शन है। पर्णपाती वन में, घास स्थल में, मरुभूमि में, और शंकु ऋषि वन के अंदर में। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है 1 2 3। राज आपका सब पुश है, सब आप लोगों का, आप लोगों का सपोर्ट है। कल से सुबह 8 बजे आइए, 50 क्वेश्चन करेंगे यार, 50 क्वेश्चन प्रतिदिन। बीपीएससी का और बिहार दरोगा का मेंस होने से पहले या बीपीएससी के पीटी होने से पहले इतना क्वेश्चन करेंगे कि आपको रटा जाएगा। ठीक है, चलिए तो बहुत सारे लोगों का सबसे टॉप 5 का नाम ले लेता हूं। राहुल कृष्ण, गौतम कुमार गधेला, पंकुरी, पायल, गोल्डन, सुजीत, सजीश, कौशिक, रजनीत। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। रामलाल, रमन झा, तारा झा, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? घास स्थल में पाए जाते हैं। सिंह, जिराफ, बाइसन, ये सब जो टाइगर्स होते हैं, ये सब घासलैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की, और ये अगर आप कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 94 लोग हो चुके हैं, 100 पार कराइए आंकड़ा, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ कॉल्ड? पृथ्वी के चारों ओर के गैसेज के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जनकल, वायुमंडल, जलमंडल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है क्या कहेंगे। 1 2 3, पोलिंग लगा रहा हूं। 1 2 3, 1 2 3, फटाफट जल्दी थोड़ा शेयर मारिए। 100 का आंकड़ा पार करेंगे हम लोग आज। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों परे हो चक्कर में, आ जाओ फटाफट करो। सिद्धांत भाई है नंबर 1 पे, राहुल नंबर 2 पे, पंकुड़ी 3 पे, राज 4 पे, आदित्य 5 पे, रजनीश कुमार 6 पे, मिथुन 7 पे, गोल्डन 8 पे, निहाल, त्रिलोचन, अन्नू, नाग, राजीव, सुरभि, दिलीप, सुषमा, सोनम, वर्षा, अभिषेक, ऋचा, ममता, दीपक। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों परे हो चक्कर में। जल्दी बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 100 का आंकड़ा छूने वाले हैं हम लोग। फटाफट फटाफट, 98 हो चुका है, 98 है, 100 पार कराइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। वायुमंडल एटमोस्फियर कहते हैं यार, जो हमारा पृथ्वी है इसके बाहर में जितने ग्रह हैं, जो गैसेस हैं, गैसेस के समूह को वायुमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि which of the following volcanoes is called the pillar of Mediterranean Sea? भूमध्य सागर की किस ज्वालामुखी को प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। एटना, स्ट्रॉम्बली, वोल्केनो और काराकाटो।
4 ऑप्शन है ए बी सी डी, लगाइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अरे वाह मेरे शेर, जियो, मेरा आशीर्वाद है यार, ईश्वर करे मेरी सारी शक्तियां तुम में प्रवाह हो जाएं और तुम परीक्षा को एक बार में पास कर जाओ। मेरे मन से निकला हुआ ये आशीर्वाद है आप सभी के लिए। सिद्धांत भाई सबसे पहले, गौतम कुमार गधेला नंबर 2 पे, पंकुड़ी जी 3 पर, मिथुन 4 पर, सुजीत 5 पर, गोल्डन 6 पे, अमोद 7 पे, अनिल कुमार भाई आ चुके हैं, 98 का आंकड़ा हम छू चुके हैं। जल्दी शेयर कीजिए थोड़ा दोस्तों को, जल्दी जल्दी। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं क्या होगा। आपको पता है कि किसको कहा जाता है पिलर, किसको कहा जाता है, किस ज्वालामुखी को? मेडिटेरियन सी का। रोजी आ गई है, सौरभ दुबे 100, जियो 100 पार कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। थोड़ा और टाल ठोको भाई, स्ट्रॉम्बली, स्ट्रॉम्बली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है कि भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको? स्ट्रॉम्बली को। स्ट्रॉम्बली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आपको बताना है द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले बंगाल विभाजन जब हुआ था, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय इसकी बात आई थी। किसने की थी द्विराष्ट्र की बात? मोहम्मद इकबाल ने, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने और अली बंधुओं ने। तो आपको बताना है कि द्विराष्ट्र की बात सबसे पहले किसने की थी। मैं लगा रहा हूं पोलिंग, ए बी सी डी, मैं लगा रहा हूं पोल, लगाइए करेक्ट आंसर। ऐसे ही सेट करवाइए, 200 होगा। अरे भाई कल से 50 क्वेश्चन कराए बिना घर नहीं जाने दूंगा, 50 क्वेश्चन के बिना घर नहीं जानूंगा, रोज चलेगा रोज, जब तक दरोगा का मेंस और बीपीएससी का पीटी नहीं हो जाता है तब तक चलेगा। चलिए तो गौतम कुमार गधेला, दीपक त्रिवेदी, मिथुन, रामलाल, रोशनी, संभवी, मुकेश, अनुराधा, हर्षिता, थोड़ा शेयर कीजिए। 102 पे अटका हुआ है आंकड़ा, 102 पे आंकड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपको ही पता हो जाएगा कि 1930 के अंदर भारतीय मुस्लिम लीग, जो इंडियन मुस्लिम लीग था, उसके तरफ से ये मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र की बात कही थी। सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने कही थी। कब कही थी? तो 1930 में इन्होंने क्या कहा था कि सर्व इस्लाम से इन्होंने प्रेरित होकर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इस्लाम। आप निश्चिंत रहें, कंफ्यूजन है। बंगाल विभाजन 1905 पर यहां के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लोगों ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी थी? मतलब क्या लोग अनशन पे आ गए थे, क्या लोग गंगा स्नान कर लिए थे, क्या लोग रस्सी बांध लिए थे, या सब कुछ कर लिए थे? आपको बताना है करेक्ट आंसर। 1 2 3 फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राहुल कृषु, राहुल कृषु है सबसे ऊपर। अरे भैया राहुल जी नए सितारे हैं, सलाम राहुल भाई आपको, आप जबरदस्त आंसर कर रहे हैं। और गौतम कुमार गधेला, मिथुन खुशी, अन्नू गुप्ता, ये लोग एकदम लगातार सही सही मार रहे हैं। तुक्का सही हुआ रामलाल भाई, फटाफट आंसर बताइए। बंगाल विभाजन जब हुआ था तो लोगों ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी थी? लोग अनशन पर चले गए थे, लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे, लोग अपने आप को रस्सी से बांध लिए थे, क्या किया था लोगों ने? मीनाक्षी मीनल आ चुके हैं। मीनाक्षी वेलकम टू द क्लास। द पीपल ऑफ बंगाल किस तरह से? तो याद रखिएगा जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ तो मैं आपको बताता हूं, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय कलकत्ता के अंदर इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। किस दिवस के अंदर में? तो शोक दिवस, शोक दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। और लोगों ने एक दूसरे के कलाइयों पर राखी बांधी, लोग गंगा में डुबकी लगाए, लोग अनशन पे चले गए, लोग अपने आप को रस्सी बांध लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है? आपको बताना है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है? टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है। टोक्यो के अंदर में, न्यूयॉर्क के अंदर में, लंदन में और पेरिस में। करेक्ट आंसर आपको बताना है। 20 बहुत इजी है। 1 2 3 तो बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। सिद्धांत भाई सबसे ऊपर, गौतम कुमार गधेला, नीरज, बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। मजा आ गया देख के। सन्नी भाई जय हिंद आपको, अंकित आर्यन आपको भी जय हिंद। शैलेश उमर जी कमेंट मत कीजिए, एबीसीडी नीचे आएगा स्क्रीन पर, उसमें कीजिए कमेंट। तो न्यूयॉर्क में आपको पता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कोई बता सकते हैं कि हमारे यहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जगह पे कौन सा स्टैच्यू बनाया गया है? भारत में कौन सा स्टैच्यू है? यूनिटी, बहुत बढ़िया। सिर्फ लिबर्टी की जगह हमारे यहाँ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
क्या कोई बताएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? जल्दी बताइए। 109 लोग हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। यस, 382 मीटर की 182 भैया, 182 है। 182 मीटर लंबा है। विश्व में सबसे ऊंचा है या सेकंड नंबर पे है? वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है कि सेकंड नंबर पे है, ये बताइए। यस, ये विश्व का सबसे ऊंचा है, नंबर 1 पे पहुंच चुका है। नंबर 1 पे है ऊंचाई के मामले में, फर्स्ट में। और ये कहां स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस नदी के ऊपर है? किस नदी के ऊपर बनाया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? किस नदी के ऊपर? बिल्कुल सही, नर्मदा। नर्मदा इसका करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है और इसका नाम दिया गया सरदार सरोवर। नर्मदा के ऊपर बना है ये, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्थान पर है? आपको बताना है कि किस, क्या नौरोरा उत्तर प्रदेश में है, कल्पकम तमिलनाडु, कहलगांव बिहार, या इनमें से सभी? ये क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर पूछा गया है और यूपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी बहुत इजी है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? नेहा चौहान, जय हिंद आपको। नेहा चौहान जुड़ी है, जय हिंद नेहा आपको। तो बताइए इस क्वेश्चन का। अरे भैया हर्षिता है सबसे पहले। सिद्धांत, मिथुन, पंकुरी, गौतम, अन्नू, आदित्य, रविशंकर, पिगी, गोल्डन, रजनीश, त्रिलोचन, निहाल, चंचल, लव, सुजीत, अमोद, शालिग्राम, रोशन, सबका नाम लूंगा इस बार मैं। इस बार सबका नाम लूंगा। राधा कृष्ण, नेहा कश्यप, रंजन, अनुराधा, पीयूष, भारती, हर्षिता, रमन, प्रीति, गोपाल, कन्हैया, पीएन शुक्ला, संभवी, प्रियम, सतीश, दीपा, अनुराधा, नीरज, प्रदीप, सुरभि, सूनम, सरह, रजन, अध्यय, प्रिया मिश्रा, पायल, सलमा, गौतम, दिलीप, विवेक, राज, दीपक, श्वेता, ब्रजेश, भूषण, शुभ्रा, जितेंद्र, पूजा, अमर, रोशन, शालिग्राम, अमोद, सुजीत, लव, चंचल, निहाल, त्रिलोचन, रजनीश, गोल्डन, पिगी, चौप्स, रविशंकर, आदित्य, अन्नू, गौतम, पंकुड़ी, मिथुन, सिद्धांत, पम्मी कुमारी। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा जरा ध्यान से समझिएगा। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये मेजर हैं, ये मेजर विद्युत ताप है, थर्मल पावर स्टेशन है। नौरोरा उत्तर प्रदेश सही है, कल्पकम तमिलनाडु में है, कहलगांव बिहार में। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। फटाफट अगला सवाल। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से गुजरती है? आपको बताना है कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से गुजरती है। 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 ग्रीनविच, 90 ग्रीनविच, 270 ग्रीनविच, ए बी सी डी। लगाइए फटाफट, लगाइए फटाफट क्वेश्चन। बताइए ग्रीनविच रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से पास करती है? इंटरनेशनल डेट लाइन 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 डिग्री ग्रीनविच, कहां से? 90 डिग्री ग्रीनविच, 270 डिग्री ग्रीनविच। तो बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। प्रवीण भाई, बाबर हाशमी, जेबी सिन्हा, सुजीत कुमार, अभिलाषा कुमारी, आशी अंजलि, जेबी सिन्हा, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सभी को मेरा जय हिंद, सभी को मेरा जय हिंद। तो बताइए इस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 180 डिग्री ग्रीनविच। अब जरा समझिए ग्रीनविच है क्या, इसका क्या बेनिफिट है। तो मैं आपको बताता हूं कि प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के अंदर में उससे गुजरती है ये, प्रशांत महासागर में। और जितने भी फ्लाइट होते हैं, जितने भी एरोप्लेन उड़ते हैं, जितने भी पानी के जहाज चलते हैं, ये अपना टाइम जो है, अपना जो समय है, वे ग्रीनविच से करते हैं। आप देखे होंगे GMT लिखा रहता है, ग्रीनविच मीन टाइम। भारत का है 5:30, भारत का कितना है? प्लस का 5:30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए दोहरे प्रशासन की नीति, ड्यूअल गवर्नमेंट, याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा हथियार जिसको कहा जाता है वो दोहरे प्रशासन की नीति यानी ड्यूअल गवर्नमेंट को 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां से प्रारंभ किया था? आपको ये बताना है कि कहां से प्रारंभ हुआ था। बंबई से, बंगाल से, सूरत से, मद्रास से। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1765 AD। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ये रहा ऑप्शन। आलोक कुमार सिंह, विपुल राजवीर आए हैं भाई, जय हिंद। धुआं कर दी, अरे बोले ना आग लगा देंगे, बस आप बनाए रखिए। 112 का आंकड़ा पार कर रहे हैं हम लोग। अंकित 113 हो चुके हैं। फटाफट बताइए ड्यूअल गवर्नमेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ड्यूअल गवर्नमेंट जब ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई तो इसका प्रारंभ इसने कहां से किया? कहां से किया प्रारंभ इसका, आपको बताना है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वैरेन हास्टिंग थे गवर्नर जनरल। कौन थे? वैरेन हास्टिंग। और 1772 के अंदर में, जब 65 के बाद 1772 के अंदर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको इंप्रूव किया था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अप्रूव किया था। उस समय कौन थे? तो वैरेन हास्टिंग, वैरेन हास्टिंग थे उस समय गवर्नर। वैरेन हास्टिंग के समय में ये आया था और ये शुरू हुआ था बंगाल से। करेक्ट आंसर क्या होगा? बंगाल। नेक्स्ट,
यह किसने कहा था, यह किसने कहा था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग बना लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के अंदर भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि हु सेड सप्लाई मीट्स इट ओन डिमांड, मतलब पूर्ति जो है अपने आप जो है स्वयं अपनी मांग को बना लेती है। आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। जेबी ने कहा था, जेएस मिल ने कहा था, जेएम कीज ने कहा था और सीनियर ने कहा था। तो 4 ऑप्शन है, आपको इस क्वेश्चन को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रहा पोलिंग। राहुल कुमार भाई, जय हिंद भाई आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोलिंग नहीं लगाया क्या मैंने, सॉरी। कोई बता सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या होगा जेबी का और जेएस सेट का फुल फॉर्म क्या होगा? जेबी का फुल फॉर्म बताएंगे कोई? निशु कुमार आए हैं, निशु जय हिंद आपको। निशु भाई, आशीष कुमार जी आए, आशीष कुमार भाई जय हिंद। सबसे पहले सन्नी कुमार ने आंसर दिया है, भारती चंद्रा, निहाल, सुजीत कुमार, आनंद, पीयूष शर्मा, इंटरनेट लग रहा है फंस गया, रजनीश कुमार राय सबसे पहले आए हैं, गोल्डन कुमार, ब्रजेश कुमार राय, रंजन राम, कन्हैया कश्यप, मुकेश, श्वेता कुमारी, अनुराधा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक अपने आप का बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का भी जन्म इसी तरह को हुआ था, लेकिन उनका बर्थडे उतने लोग से सहयोग नहीं करते हैं। आपको बताना है कि भारत में किनका जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर, रविंद्रनाथ और सरदार भगत सिंह। 1 2 3 जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी का तो हैप्पी बर्थडे आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को होता है, लेकिन महात्मा गांधी के अलावा भी एक महापुरुष थे। कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार भगत सिंह। तो बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। गौतम कुमार गधेला फिर से ऊपर चल रहा है, नंबर 1। पन्नू गुप्ता, मिथुन, पंकुड़ी, सुजीत, पीएन शुक्ला, प्रिया मिश्रा, मुकेश, भारती, गोल्डन, आदित्य, दीपक, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत कब आजाद हुआ था। 1947 में, 1947 में भारत आजाद हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। सोचिए कि लाल बहादुर शास्त्री कितनी कम उम्र के अंदर में देश के लिए युद्ध लड़ रहे थे, आप समझ सकते हैं। 1904 के अंदर हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। यूपी के रामनगर, उत्तर प्रदेश के रामनगर जिले में हुआ था। रामनगर में, यूपी के रामनगर में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, इटली के क्लब लाजियो ने, अभी आपको हाल के अंदर में इस बात को, चलिए इसको छोड़ देते हैं, फुटबॉल है अभी, इसको रहने देते हैं, या आप बताएंगे तो बता ही दीजिए। इटली के क्लब लाजियो ने अटलांटा को 2-0 से हराकर कितनी बार कोपा इटालिया फुटबॉल, एक्चुअली ये पूछा जाता है कि कोपा इटालिया कप किससे संबंधित है। क्वेश्चन जो आपके अंदर बीपीएससी में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोपा इटालिया कप किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल। लेकिन आपको यहां बताना है कि वो कितनी बार हराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड कायम किया है, ये लीजिए। अब आपको पता है कि रिकॉर्ड काम किया होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा तो होगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। राहुल कृष्ण जी सबसे पहले हैं। राहुल कृष्ण जी का आंसर सबसे पहले आया है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। दीपक, कोमल, तारा, रजत, रमन, अमित, शैलेश, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर बताइए। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। पीयूष शर्मा, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। कोई नहीं भाई, छत पे चढ़ जाओ, टावर पे चढ़ जाओ, बस अपने आप से कहते रहो आई एम द बेस्ट। सुबह उठो, कहो कि मुझे आता है, मुझे पढ़ना है, जागो और पढ़ो। प्रतिदिन सुबह 8 बजे मैं जगाऊंगा अपने 50 बेहतरीन सवालों से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 7वीं बार, 7th टाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं बार इसने हराया। बीपीएससी के लिए कोपा इटालिया कप फुटबॉल किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, इरडा, इरडा का पूरा रूप क्या है। आपको बताना है कि इरडा का पूरा रूप क्या है। आप बताइए कि इरडा क्या होता है। आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन, इंडियन रोडवेज, इंटरनेशनल फाइनेंस। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, लगाइए फटाफट आंसर। सिद्धांत नंबर 1 पे, प्रिया मिश्रा नंबर 2 पे। अरे वाह, प्रिया बहुत दिन के बाद ऊपर चढ़ी है। प्रिया नंबर 2, सुजीत मिश्रा नंबर 3 पर है, गौतम 4, मनीष 5, दीपक 6, आशीष 7, ऋचा 8, रंजन 9, अनु गुप्ता, सन्नी, नीरज, कन्हैया, बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग। सभी लोगों को भाई मेरा सैल्यूट। गजब गजब एनर्जी से पढ़ रहे हो आप लोग, मजा आ गया। कोई बताएंगे इरडा का चेयरमैन कौन है? अभी एनीवन, इरडा के चेयरमैन कौन है? कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आई। देखिए अभी ना इरडा का नाम बदल के IRDAI हो गया है।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, एक्चुअली इसका पूरा नाम IRDAI हो गया है, ऑफ इंडिया यहां लगा लीजिए, आपको पता होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, चेन्नई में है कि हैदराबाद में है? लेटा था, एनर्जी आपका मेरे में आ गया है। अरे वाह सौरभ भाई, थैंक यू। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ कैसे मिलेगा, बिल्कुल बता दूंगा राहुल भाई, बने रहिए बस 15-20 मिनट और। विच इज द 5th लार्जेस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8470 मीटर। आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कि विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी कौन है। 5वीं के बारे में पूछ रहा है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, केटू। 1 2 3। गौतम कुमार गधेला है सबसे ऊपर, वाह गौतम भाई। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे। सबसे पहले गौतम कुमार गधेला, अन्नू, रजनीश, सालिग्राम, अमोद, सुजीत, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। अच्छा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मकालू। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है? बहुत बढ़िया, सिद्धांत भाई ने ऊंचाई ही लिख दी है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन सी? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो याद कर लीजिएगा, एकदम रट के घोल के पी जाइएगा। 8848, एकदम कितनी बार पूछा गया, इसका गिनती नहीं है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848, जितेंद्र भाई 50 नहीं 48। माउंट एवरेस्ट सबसे लंबा। उसके बाद कौन है, 2 नंबर पे कौन है? तो केटू है। केटू है दूसरे नंबर पे, 8611 मीटर। केटू है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा की ऊंचाई कोई बताएंगे कितना है? 8586, 8586 मीटर। 8586 कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद लोहात्से। लोहात्से, लोहात्से की ऊंचाई कोई बताएंगे कितने नंबर पे? लोहात्से है 8516 मीटर। और 5वें नंबर पे ये वाला जो पूछा गया है मकालू, मकालू का है 8470। इसको घोल के पी जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2019 में संयुक्त नौसेना वार्षिक गुणवत्ता कॉन्क्लेव, यानी क्या कि ज्वाइंट नेवल एनुअल क्वालिटी कॉन्क्लेव जो हुआ था कब? तो सितंबर 2019 में। कहां आयोजित किया जाएगा, नहीं किया गया, कहां आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन है, कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई। लगाइए पोलिंग 1 2 3। अलका कनौजी आई हैं, अलका जय हिंद आपको, बहुत बढ़िया। थोड़ा शेयर वेयर करते रहिए। रोजी यादव आई हैं, रोजी जय हिंद आपको। रोजी रोज सुबह आइए 8 बजे, 8 बजे आइए और मिलके पढ़ेंगे 50 सवाल। 50, और कल से अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो 60 कर दूं क्या, या 50? ठीक है, 10 करंट अफेयर लगा दूं एक्स्ट्रा, 50 प्लस 10 करंट अफेयर। यस नो करो फटाफट, अगर कहोगे यस तो लगा दूंगा 10 करंट अफेयर एकदम खतरनाक वाले। जल्दी 100 लोगों का आना चाहिए, फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के अंदर में इस मीटिंग को आयोजित किया जाने वाला है। करेक्ट आंसर होगा विशाखापट्टनम। अगर आप चाहते हो कि कल से आपका जो 1.5 घंटा है वो यूज हो, 1.5 घंटा के अंदर में 50 वो जीके का, जीएस का क्वेश्चन और 10 करंट अफेयर, लेकिन मैं बीपीएससी और दरोगा को एग्जाम को ध्यान में रखकर कराऊंगा। बीपीएससी और दरोगा के एकदम बेहतरीन बेहतरीन करंट अफेयर। थोड़ा पीछे से चलेंगे, मतलब अप्रैल से पीछे चलेंगे। पहले अप्रैल का करेंगे, फिर मार्च का, फिर फरवरी का। 10 क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। और बोलो यस और नो, लगाओ पोलिंग अगर यस चाहते हो तो। यस और नो लगाइए पोलिंग। पोलिंग दे दिया है, लगाओ यस और नो, देखता हूं क्या कहते हो। कल से 50 क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन और ऐड कर दूं करंट अफेयर्स का, 60 क्वेश्चन। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? सुबह उठो, अपने आप से कहो कि मेरे टक्कर में कोई नहीं है, मैं हूं, मैं विजय रथ हूं, मैं जीतूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लड़ूंगा और मैं पास करूंगा। एनर्जी फूंक दूंगा सुबह में, इतना एनर्जी सुबह 8 बजे मैं आपको दे दूंगा कि आप दिन भर चार्ज रहेंगे। चलिए, तो 99% जनता कह रही है कि यस सर। तो चलिए, कल से अब क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 60, लेकिन समय इतना ही रहेगा, इतने ही समय में खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? तो कल से क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 60। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किस चीज की व्यवस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड
किस चीज को प्रोवाइड करता है? सामाजिक समता को, आर्थिक समता को, राजनीतिक समता को, धार्मिक समता को। रूपा और रश्मि जय हिंद, निशांत कुमार भाई जय हिंद आपको। तो चलिए जाते जाते आए हैं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का पोलिंग में लगा रहा हूं, करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे क्या होगा। ये रहा ऑप्शन पोलिंग 1 2 3। खुद से उठिए सुबह में और कहिए आई एम द बेस्ट। कोई नहीं है मेरे टक्कर में। मैं अपने आप से रोज सुबह कहता हूं, मैं प्रतिदिन अपने आप से कहता हूं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अपने आप से कहिए आप मजबूत हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आप अच्छे विद्यार्थी हैं। रोज सुबह से अपने आप अपने बारे में कहिए, उठिए बेड से कहिए आई एम गुड, आई एम द बेस्ट, और पढ़ने बैठ जाइए। और बाकी एनर्जी जो फूंकना है आपको वो मैं फूंक दूंगा सुबह में 8 बजे। तो प्रतिदिन कल से सुबह 8 बजे आना है, सुबह 8 बजे पर डे। अनुच्छेद 17 और 18 में किस चीज की व्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समता की बात की जाती है। कोई बताएंगे आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में क्या है ये बताइए, अनुच्छेद 1 में क्या है? यस, बहुत बढ़िया, राज्यों का संघ, इंडिया इज अ यूनियन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? वही क्वेश्चन मैंने पूछ दिया है यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि यस भारत एक राज्यों का संघ होगा। जिन लोगों की पॉलिटी कमजोर है, जिन लोगों की पॉलिटी कमजोर है वो पी बख्शी की किताब पढ़े। किसकी किताब पढ़ेंगे? पीएम बख्शी, पीएम बख्शी की किताब पढ़िए, या फिर मैं आपको ना पॉलिटी का एक नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, पॉलिटी का एक नोट्स दे दूंगा, हिस्ट्री का एक नोट्स दे दूंगा कंसाइज, जो आपको हेल्प करेगा। एम लक्ष्मीकांत इज गुड, एम लक्ष्मीकांत, बट बेटर होगा कि आप पीएम बख्शी पढ़िए। पीएम बख्शी ने और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके समझाया है। चलिए, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है आपको ये बताना है। राज्यों का संघ, अर्ध संघीय राज्यों का संघ, राज्य क्षेत्रों का महासंघ और एकात्म राज्य। 4 ऑप्शन है, लगाइए पोलिंग। सुमित भाई जय हिंद आपको, सुमित भाई आपको जय हिंद मेरे भाई। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सिद्धांत भाई हैं सबसे पहले, राहुल कृष्णु हैं 2 नंबर पे, प्रिया मिश्रा 3 पे, अनु गुप्ता 4 पे, सुजीत मिश्रा 5 पे, हिमांशु 6, पंकुरी, रोशनी, रजनी, संभवी, पायल, भारती, अभिषेक रंजन जी हैं। अभिषेक भाई क्वेश्चन दिया था मेंस में लिखने के लिए, क्वेश्चन लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर भेजिएगा। भारती आपको भी बोल रहा हूं, मनीषा आपको भी, जितने भी प्लस वाले बच्चे हैं। विनीता आ गई है, विनीता मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। विनीता स्वागत है आपका, जय हिंद विनीता। पहली बार जुड़ रही है विनीता, पिछली बार दरोगा का मेंस लिखा था इन्होंने, बट कुछ इश्यू हो गया था। इस बार मेरी शेरनी जो है दहाड़ेगी दरोगा बनके। विनीता जय हिंद तुमको। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन एक राज्य के संघ के रूप में करता है, राज्य के संघ के रूप में करता है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में करता है, ये करेक्ट आंसर होगा। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल 1 कहता है। कौन कहता है? आर्टिकल 1 कहता है। व्हाट्सएप नंबर नहीं मिला है, व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर यहीं लिख देता हूं, 6203279540। अगर आप प्लस के स्टूडेंट है ना भारती, तो प्लस में ना इस नंबर पे आप हाई लिख के भेज दीजिए, 620 फटाफट हाई लिख के भेज दीजिए। जो प्रीलिम्स वाले हैं वो भी भेज दीजिए, उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और एक मैं पॉलिटी का एक मटेरियल तैयार करके आप लोगों को जल्दी दे दूंगा। पॉलिटी का एक मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में विथ क्वेश्चन, उसके अंदर एमसीक्यूज भी दे दूंगा। चैप्टर का एक पेज के अंदर में पूरा कंसाइज, और उसी चैप्टर का 20 गो एमसीक्यू, फिर अगला चैप्टर एक पेज के अंदर में और उसका एमसीक्यू। मतलब सिर्फ वही कि टॉनिक की तरफ पी के जाइए, एग्जाम में जाके लहरा के आइए, ठीक है। चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। उससे पहले मैं आपको एक चीज और करा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहां कराया है आपको। ये रहा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। तो कल से क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 60-50 क्वेश्चन रहेगा जीके का, यानी जीएस का, और 10 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के। तो चलिए आइए इसका देख लेते हैं। मैंने बता दिया महामारी रोग, एकदम कंफर्म है कि बीपीएससी के अंदर में या बिहार एसआई में इससे क्वेश्चन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या रह सकता है मैं बता देता हूं आपको, क्वेश्चन क्या हो सकता है इससे मैं आपको बता देता हूं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि महामारी रोग जो है अधिनियम कब बनाया गया था? तो 2020 नहीं, अधिनियम बना था 1897 में। तो पहला क्वेश्चन आ गया 1897। महामारी रोग जो अधिनियम है वो कब बना था? तो 1897 में, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की अध्यादेश कब लाया गया? तो 2020 में। क्वेश्चन नंबर 3 कि कितना साल का पेनाल्टी है? नॉर्मल कितने साल का जेल वेल होगा? हिंसा के खिलाफ क्या होगा एक्शन?
तो 3 महीने से 5 साल तक कैद की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए जुर्माना। ये नॉर्मल केस में है, अगर आप डॉक्टर को, नर्स को टॉर्चर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो 3 महीने से 5 साल तक कैद की सजा और 50,000 रुपए से 2 लाख तक जुर्माना। लेकिन अगर बहुत गंभीर मामला हो जाता है, अगर आप छेड़खानी करते हैं, अब्यूज करते हैं, तो उसके लिए बहुत गंभीर मामलों के अंदर में क्या होगा कि बहुत गंभीर मामलों में न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा होगी और फाइन जो होगा वो 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक होगा। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की पेनाल्टी होगी। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि 30 दिन के भीतर इसकी पूरी जांच की प्रक्रिया हो जानी चाहिए और डॉक्टरों पर जो भी हमला हुआ है, ये एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट लेवल का आदमी इसका जांच करेगा और 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देगा। और जो अदालत में अगर ये केस जाता है तो अदालत को 1 साल के अंदर इस मामले को सुलझा देना है और 1 साल में फैसला सुना देना है। तो ये है हमारा महामारी रोग अधिनियम। 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कब आया गया था, तो 1897। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मुझे डाउट है ये वाला क्वेश्चन लग सकता है एग्जाम में। दूसरा कि गंभीर मामलों में अलग है और नॉर्मल मामलों में अलग है, दोनों मामला अलग अलग है। सर एक सावन का मने ले लीजिए प्लीज। नेक्स्ट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया अभी कोरोना वायरस से लड़ रही है, लेकिन ईरान में आपको पता है कि उसके जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हो गई थी। अमेरिका पे इसका इल्जाम लगा था, आपको ये बात पता है कि अमेरिका पे इसका इल्जाम लगा था, सुलेमानी की हत्या हुई थी। तो ये पूरी दुनिया इसकी बड़ी आलोचना कर रही है इस कंसेप्ट की कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ईरान जैसा देश, ईरान ने एक अपना उपग्रह लॉन्च किया है नूर नाम से, उसका नाम दिया है नूर। नूर है क्या, जरा समझ लीजिए। नूर जो है ये एक सैन्य उपग्रह है और इसका प्रक्षेपण ईरान ने किया है। कहां से किया है, तो मध्य रेगिस्तान, सेंट्रल डिजर्ट से किया है। और याद रखेंगे एक क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन ये है कि मध्य रेगिस्तान का फारसी नाम क्या है। यूपीएससी में कूट में ये सवाल आया है, यूपीएससी सवाल कूट में जब पूछता है तो कूट के अंदर एक ऑप्शन था, तो इसका जो फारसी नाम है सेंट्रल डिजर्ट का वो है दस्ते कावीर। क्या नाम है, दस्ते कावीर। याद रखेंगे, दस्ते कावीर, दस्ते कावीर, दस्ते कावीर, दस्ते कावीर, दस्ते कावीर, दस्ते कावीर। तो सेंट्रल रीजन के अंदर फारसी भाषा में दस्ते कावीर नाम से कहा जाता है। दूसरा, ये इससे एक और सवाल पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि अग्नि मिसाइल कितने किलोमीटर मार कर सकती है, उसी बिना से नूर जो है कितना ऊपर भेजा गया है, तो 425 किलोमीटर ऊपर ये भेजा गया है। और ये कब आया है, जब तेहरान और वाशिंगटन के बीच में खत्म हुए परमाणु समझौते और जनवरी में अमेरिका ने, आपको पता है कि जनरल कासिम सुलेमानी जो ईरान का सैनिक का कमांडर था, उसको मार गिराया है ड्रोन के। तो उसका शायद बदला लेने के लिए इस तरह की कुछ प्रकृति की जा रही है। अग्नि 3000 किलोमीटर नहीं 2000 किलोमीटर, सही है, अग्नि मिसाइल 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विद्यादान, एकदम बीपीएससी के लिए। मैं वैसे ही करंट अफेयर लेके आया हूं जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। विद्यादान आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूं। मोदी जी ने और अभी जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम दिया है विद्यादान। ये विद्यादान क्या है, एक ऐप है जिसके अंदर क्लास 1 से लेकर 12 तक, या वो एनसीईआरटी की किताब हो, अगर बिहार में है तो बिहार स्टेट बोर्ड की किताब हो, झारखंड में है तो झारखंड स्टेट बोर्ड की किताब हो, सभी स्टेट बोर्डों के किताब का कंटेंट उसके अंदर, उसका वीडियो पूरा, मतलब जैसे अभी स्कूल नहीं चल रहा है तो क्लास 1 से 12 के बच्चों का नुकसान ना हो, उसके लिए उसका स्पष्टीकरण, उसका वीडियो, उसकी प्रस्तुतियां, उसकी योग्यता आधारित विषय वस्तु, क्विज, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। याद रखिएगा, फ्री में अवेलेबल है। तो आपके घर में भी अगर छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 11 12 में पढ़ते हैं, तो उनको घर में बैठने मत दीजिए। गवर्नमेंट का ये है, कौन सा ऐप, आज ही डाउनलोड करवाइए उनसे विद्यादान 2.0 और बोलिए पढ़ो बैठ के चुपचाप। जब मैं पढ़ रहा हूं सुबह 8 बजे उठ के, तो तुम भी पढ़ सकते हो। और कल से डेली सुबह 8 बजे आना है। तो विद्यादान क्या है, एक ई लर्निंग ऐप है। और इस ऐप जो विद्यादान स्कीम है, सॉरी विद्यादान क्या है स्कीम, और जो ऐप का नाम दिया गया है वो है दीक्षा ऐप। कौन सा ऐप है, दीक्षा। तो आपको घर जाके कौन सा ऐप डाउनलोड करवाना है आज बच्चों को, दीक्षा। आपके अंकल के, भाई के, बहन के, भतीजे होंगे, चाचा के बेटे होंगे, छोटे आपके अपने भाई होंगे, उनको डाउनलोड करवा दीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, रावी नदी पर एक पुल बनाया गया है। बहुत लोग हल्ला कर रहे हैं, पुल बन गया, पुल बन गया, पुल बन गया। आपको पता है क्यों बनाया गया है,
आपको पता है क्यों बनाया गया? हुआ क्या मामला ना कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में हर साल जब मॉनसून आता था तो वो जो एरिया है ना, वहां उस एरिया के कारण, उस पुल नहीं रहने के कारण हजारों एकड़ भूमि बह जाती थी, फसलें बर्बाद हो जाती थी। तो एक पुल के कारण हजारों एकड़, मतलब 8-10 हजार एकड़ भूमि बर्बाद हो जाता था, जो उपजाऊ भूमि था वो खत्म हो जाता था। इसलिए सरकार ने बनाया है। तो आपको ना रीजन पता होना चाहिए कि क्यों बनाया गया है। तो रावी नदी पर बनाया है। जो बीपीएससी सवाल पूछ सकता है, वो पूछेगा कि किस नदी पर बना है, तो रावी नदी पर। कितनी लंबाई है, तो 484 मीटर। अब सवाल होता है कि किसने बनाया है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सेना का अपना संगठन है, जिसको हम लोग कहते हैं बीआरओ। बीआरओ का होता है सीमा सड़क संगठन। जो लोग मेरे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं ना, ये नंबर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 6203279540। तो बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये पंजाब के कासोवाल इनक्लेव को जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? देश को किससे जोड़ेगा? तो पंजाब के कासोवाल इनक्लेव से जोड़ेगा। और किस नदी पे बना है? तो राधक। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है यहां से, वो पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट चेतक। प्रोजेक्ट चेतक के तहत किस चीज का निर्माण किया गया है? तो प्रोजेक्ट चेतक के तहत रावी नदी पर 484 मीटर लंबा स्थायी पुल, जो देश को पंजाब के कासोवाल इनक्लेव से जोड़ता है, उस पे बनाया गया है। यहां लिखा है कि प्रत्येक वर्ष मानसून से पहले ही ये ध्वस्त हो जाता था, या रावी नदी की तेज धाराओं में बह जाता था। जो टेम्पोरी हम लोग बनाते थे, जिसको हम लोग पंटून पुल कहते हैं, जो टेम्पोरी ब्रिज होता है, वो बह जाता था और बहने के कारण बहुत दिक्कत होता था। ये लास्ट करंट अफेयर है, लास्ट खत्म कर रहे हैं हम लोग। अनुपम आई हैं इतना लेट, और एक और आए हैं, दीपिका राज आई हैं। कल से आप लोगों को 8 बजे आना है। कितने बजे आना है? 8 बजे सुबह में। 8 बजे मिलेंगे 50 नहीं, कल से 60 क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको कहते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपको पता होना चाहिए कि पत्रकारिता और पत्रकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, शुभम आए हैं, शुभम जय हिंद आपको। पत्रकारिता और पत्रकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये लास्ट चल रहा अंतिम। तो भारत जो है पिछले साल 140 नंबर पे था, इस बार 142वें नंबर पे आ गया, 2 स्टेप नीचे आ गया है। दूसरी बात, सूचकांक में सबसे पहले कौन है? तो नॉर्वे है। बहुत सारे सूचकांक में सबसे ऊपर कौन रहता है? तो नॉर्वे रहता है। याद रखेंगे, सबसे खराब स्थिति किसकी है? तो चीन और उत्तर कोरिया। चीन और उत्तर कोरिया सबसे नीचे, वहां प्रेस का फ्रीडम नहीं है। तो यहां से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो 3 ही सवाल बनेंगे। भारत कौन से स्थान पे है? तो 142। सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो नॉर्वे है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एमसीक्यू। ये रहा 50, इसके बाद दिखाएंगे लीडर बोर्ड। चलिए, तो ये रहा, फटाफट पोलिंग लगाना है आपको। निम्नलिखित नागरिकता, निम्नलिखित क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जन्म द्वारा, मतलब बताना है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, रिक्वेस्ट द्वारा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बाय बर्थ, बाय हेरिडिटरी, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय कोड ऑफ रिक्वेस्ट। ABCD लगाइए, पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा और तीसरा, चौथा दूसरा और तीसरा। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। ग्रुप जो है प्लस स्टूडेंट के लिए अलग ग्रुप है, और जो लोग प्लस में नहीं है, स्पेशल क्लासेस हैं, उनके लिए अलग है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। गुंजन कुमार पांडे आए। गुंजन भाई लेट हो चुके हैं आप, कल से 8 बजे आइएगा, एकदम सुबह उठते एनर्जी फूंक दूंगा आप में मैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों का आ रहा है आंसर। सबसे ऊपर कौन है? सिद्धांत, राहुल, अन्नू, रामलाल, रजनीश, प्रिया, पिकी चॉप्स। ये लीजिए लीडर बोर्ड। रामलाल प्रसाद मौर्य भाई बहुत बढ़िया। रंजन कुमार नंबर 2 पे, मनीष 3 पे, मुकेश शर्मा 4 पे, पूजा 5 पे, भारती चंद्रा 6 पे, कोमल 7 पे, सिद्धांत 8 पे, सुजीत मिश्रा 9 पे, ब्रजेश कुमार 10 पे। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है। जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो अनअकैडमी के प्लस के बेनिफिट्स हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई कि कल से आप प्रतिदिन पढ़िए। मैं आपके लिए कल से लेके आऊंगा सुबह में 8 बजे। 8 बजे 60 क्वेश्चन आएंगे कल से। 50 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 10 क्वेश्चन कल से करंट के होंगे। तो आप ना थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करने की आदत डाल लीजिए।
सभी लोग अपना अपना रैंक कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, आज मजा आया, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग लेट जुड़े हैं, मैं बता रहा हूं, मैंने अपनी कोशिश से बहुत अच्छे सवाल चुन के लाए थे। जो लोग भी लेट जुड़े हैं वो कृपया शुरू से जाके वीडियो देख लें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह रोज आइए 8 बजे। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अपने आप से प्रतिदिन सुबह उठ के कहिए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, आई एम द बेस्ट। रोज सुबह कहिए, मैं बढ़िया हूं, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, मैं पढ़ूंगा, मेरी नौकरी इस बार होगी, कोई नहीं रोक सकता है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद मेरे भाइयों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा बहुत नमस्कार। जय हिंद। सभी लोग बाय बाय कर रहे हैं, सभी लोग बाय कर दीजिए एक दूसरे को। कल मिलेंगे सुबह 8 बजे। कितने बजे? तो सुबह 8 बजे। कितने बजे भैया? सुबह 8 बजे, 8 AM। अभी कौन ज्वाइन हो रहे हैं? एक आदमी कौन है? वाल्मीकि पांडे जी। वाल्मीकि भाई, क्लास अभी खत्म हो गई है, जाके पीछे से ना, फिर पीछे से जाके देख लीजिए शुरू से। इकोनॉमिक्स की क्लास जो है चल रही है प्लस के अंदर में, शाम में 6 बजे। और एक नया बैच आ रहा है जो चलेगा 3 से 4। 3 से 4 चलेगा प्लस के अंदर में, इकोनॉमिक्स फाउंडेशन कोर्स होगा ये जो बैच होगा फाउंडेशन बैच होगा। सोनू कुमार भाई लेट आ रहे हैं। सोनू भाई क्लास खत्म हो गया है, कल से 8 बजे आइएगा सोनू भाई, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप है शशि सर ऑफिशियल। टेलीग्राम ग्रुप है मेरी शशि सर ऑफिशियल। आप टेलीग्राम में जाइए और डायरेक्टली लिखिए शशि सर ऑफिशियल। एक बार में लिख दीजिए शशि सर ऑफिशियल, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे ग्रुप हैं, इसीलिए मैं परेशान हूं। शशि सर ऑफिशियल लिख दीजिए, एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों को मेरा जय हिंद, नमस्कार।